वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक हमारी 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हेप्टिसिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हेप्टिसिटी होती क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिगैंड की प्रॉपर्टी होती है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगैंड। एंड हेप्टिसिटी होती क्या है कि कोई लिगैंड है वो कितने एटम्स के द्वारा मेटल से जुड़ा हुआ है, वही उसकी क्या कहलाती है? हेप्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, इससे पहले है ना 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो जिन्होंने सीक्वेंस से देखोगे ना तो आपको है ना कंप्लीट है ना अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी टॉपिक के। ठीक है, तो हेप्टिसिटी क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिगेंड होती है। इट्स अ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड, है ना। ठीक है, थ्रू विच इट अटैच्ड इट्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम। मतलब क्या है हेप्टिसिटी क्या है? इट्स अ टोटल नंबर ऑफ एटम्स थ्रू विच द लिगेंड इट्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम, वो उसकी हेप्टिसिटी कहलाती है। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेप्टिसिटी को? इसे नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, है ना, जो क्या वो करता है, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स को ना रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो एक्स है, नीटा एक्स है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नीटा एक्स से यहाँ पे जो ये एक्स होता है, इसे टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए, वही क्या होता है नीटा पे ये एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि 1 2 3 या फिर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मेटल है, इसका ये कार्बन एटम है वो इस मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी? नीटा 1 हो जाएगी। इसकी हेप्टिसिटी 1 हो जाएगी। इस मेटल में भी देखो ये वाला एटम ही केवल मेटल से जुड़ा है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी 1 हो गई। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है O2 है, तो यहाँ पे ना ये ऑक्सीजन एटम है, ये है ना मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से रिप्रेजेंट है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर मेटल जुड़ी हुई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन दो एटम्स के बीच में? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल का जुड़ा होना ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दो एटम्स के बीच में है, तो इन दोनों एटम्स से है ना मेटल जुड़ी हुई है। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ने का मतलब है इस वाले कार्बन से भी जुड़ी हुई है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ी हुई है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 2 3 तीन एटम से जुड़े हुए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 एटम पे ना डिलोकलाइज हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 एटम्स पे डिलोकलाइज हो रही है, तो यहाँ पे ना इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी मेटल की? ना नीटा 3 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, अगर ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो देखो ये ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये जुड़ा हुआ है मेटल। ठीक है, तो यहाँ इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 2 हो जाएगी। और ये इस तरह से भी है, ये स्ट्रक्चर भी इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाती है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये फेरोसिन है, तो इसमें देखो ये मेटल है, ये आयरन मेटल है, ये इस रिंग के 5 कार्बन से जुड़ी हुई, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़े हुए होने का मतलब होता है कि उसके सारे कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, सारे एटम से जुड़ी हुई है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? इस लिगेंड की नीटा 5 हो जाएगी और इस लिगेंड की भी नीटा 5 हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये यूरेनोसिन यूरेनियम है, इस जो रिंग है इसके पूरे 8 एटम से ये पूरी रिंग से जुड़ा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो मतलब कितने 8 एटम पे डिलोकलाइज है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 8 हो जाएगी। इस रिंग की भी सिमिलरली नीटा 8 हो जाएगी लिगेंड की। अब यहाँ पे देखिए सारे टाइप की हेप्टिसिटी बता रखी है। यहाँ पे मेटल है ना एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, नीटा 1 हो गई। यहाँ पे भी एक एटम से जुड़ा हुआ है, नीटा 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो इन 3 एटम्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो रही है, इन 3 पे, तो इसकी हेप्टिसिटी यहाँ पे नीटा 3 हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना 5 एटम्स पे डिलोकलाइज हो रही है, और ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेटल है ना कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी हो गई? नीटा 5 हो गई। यहाँ पे देखिए है ना इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ना मेटल है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई? इन दो एटम्स के बीच में है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये दोनों एटम्स से जुड़ा हुआ है एक तरीके से मेटल, है ना, तो यहाँ इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई? नीटा 2 हो गई। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये मेटल है, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है ना मेटल है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, तो यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? नीटा 4 हो जाएगी। इस तरह से हम है ना हेप्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेप्टिसिटी की बात करते हैं। ये कार्बोनाइल लिगेंड है, ठीक है, और ये है ना ब्रीज लिगेंड है, मतलब है ना 3 मेटल्स के बीच में ये लिगेंड प्रेजेंट है ना, तो ये ब्रीजिंग लिगेंड है। यहाँ पे भी है ना एक ही कार्बन एटम से ये है ना मेटल से जुड़े हुए, तो हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
यहाँ पे देखो ये मेटल है और ये एक लिगेंड है, तो इस कार्बन एटम से ये जुड़ी हुई है, ओनली एक ही एटम से जुड़ी हुई है लिगेंड के, तो यहाँ हैप्टिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ये हमने डिस्कस। यहाँ पे देखिए जो मेटल है ना, जो एल्काइंस होते हैं उसमें दो मेटल है ना, दो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दो पाई बॉन्ड होता है, तो ये एक मेटल जो बॉन्ड बना लिया, एक मेटल ने इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ इसके देखो दो कार्बन एटम्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो हैप्टिसिटी कितनी है, जो लिगेंड की हैप्टिसिटी कितनी है, नीटा 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल्किन है, इसकी तो यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी 1 होएगी, गलती से 2 लिखी हुई है, एक ही एटम से तो जुड़ा हुआ है ये, है ना, नीटा 1 है, इसकी हैप्टिसिटी नीटा 4 हो जाएगी, इसके 3 एटम से नीटा 3 हो जाएगी, एंड इसकी हैप्टिसिटी की बात करेंगे तो नीटा 1 हो जाएगी। यहाँ पे पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जुड़ा है, मतलब 3 एटम है, तो इसकी हैप्टिसिटी यहाँ पे 3 हो गई लिगेंड की। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था क्या, हाँ, इसकी हैप्टिसिटी की बात करेंगे तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ये मेटल है और एक ही एटम से ये जुड़ी हुई है, तो इसकी हैप्टिसिटी नीटा 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी ये मेटल एटम है और ये इस एक लिगेंड से जुड़ी हुई है, तो इसकी हैप्टिसिटी नीटा 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या कर, नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड, है ना, लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन हम है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वगैरह ये कैलकुलेट करते हैं, तो लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैप्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल एटम मेथड। मतलब हैप्टिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर दो एटम से जुड़ा हुआ है तो उसकी नीटा 2 होएगी, तो न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम, उनकी, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर एक ही एटम से अगर जुड़ा हुआ है, नीटा 1 हैप्टिसिटी है, तो यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन हम न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और चार्ज कितना होएगा, -1 रहेगा। यहाँ पे है ना हैप्टिसिटी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे ना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 तो पाई की रह जाएगी और है ना एक है ना माइनस चार्ज की रह जाएगी। ठीक है, -1 चार्ज की रह जाएगी। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह जाए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज वही -1 रहेगा इस पे भी। और ये है ना जैसे है ना ओनली एक एटम से जुड़ी हुई रहती है, मिनिमम कितने से जुड़ सकती है, एक से जुड़ सकती है। नीटा 1 हैप्टिसिटी रहती है किसी की, तो उसे है ना सिग्मा सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो रहती है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, अगर है ना कोई अपना जो मतलब मेटल से जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे नीटा 3 इसकी हाईएस्ट हैप्टिसिटी हो सकती है, तो इसको है ना हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है, यहाँ पे देखो ये क्या है, नीटा 1 और जो सिग्मा होगा ना, सिग्मा C5H7 होएगा, तो ये है ना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा और इस पे चार्ज कितना रहेगा, -1 रहेगा। जब ये तीन एटम्स पे इसकी जब हैप्टिसिटी नीटा 3 हो जाएगी, है ना, C5H7 की, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 2 तो पाई के हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से था ये था और ये माइनस चार्ज था, तो ये 3 पे, ये अगर 3 नीटा 3 हैप्टिसिटी है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा और है ना चार्ज वो ही -1 रहेगा। अब बात आती है अगर नीटा 5 हैप्टिसिटी हो जाती है, मैक्सिमम जो है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जुड़ गया, तो इसे ना पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 2 तो पाई बॉन्ड के हो जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, और चार्ज हम नेगेटिव ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे है ना जो साइक्लोप्रोपीन है, तो यहाँ पे ना अगर एक एटम से जुड़ी हुई है तो नीटा 1 हैप्टिसिटी होगी, जिसे सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा और चार्ज -1 रहेगा। पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ अगर बॉन्ड बना लेता है तो इसे पाई C3H3 भी बोल सकते हैं, और है ना इसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, दो एक तो नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड का, 2 पाई बॉन्ड के हो जाएंगे, और चार्ज इस पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखो चार्ज है ना +1 हो गया, क्योंकि अगर ये है ना +1 चार्ज रहेगा इस पे लिगेंड पे, तो ये कैसा रहेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक होने से क्या होएगा कि मतलब इसकी लिगेंड की स्टेबिलिटी रहेगी। और ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये है देखो साइक्लोपेंटाडाइन है, तो यहाँ पे अगर एक मेटल है ना एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, हैप्टिसिटी 1 है, नीटा 1 है, जिसे सिग्मा भी बोलते हैं, मिनिमम जो हैप्टिसिटी 1 होती है ना, अगर तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, चार्ज -1 रहेगा। 3 से अगर नीटा 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा और चार्ज क्या रहेगा, -1 रहेगा। और अगर है ना पूरी, यहाँ पे देखो 3 आएगा, और अगर है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर है ना ये जुड़ी हुई है मेटल, तो यहाँ पे नीटा 5 रहेगी हैप्टिसिटी, या फिर जिसे पाई भी बोल देते हैं,
और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा और चार्ज वही -1 रहेगा, क्योंकि है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि है ना साइक्लोपेंटाडाइन जो एनायन रहेगा उसे एरोमेटिक बनेगा, जिसमें ये एरोमेटिक रहेगा, तो चार्ज इस पे क्या रहेगा, इसमें -1 ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बात करते हैं, अगर एक मेटल है ना एक ही एटम से जुड़ी हुई है तो नीटा 1 या फिर जिसे सिग्मा बोल देंगे, चार्ज -1 रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, ठीक है। अगर पूरे 5, जैसे कि ये, तो इसमें 3 से ही जोड़ना था, इसमें 5 से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर ये 3 एटम से अगर जुड़ा हुआ है तो नीटा 3 हो जाएगी हेप्टिसिटी, और 400 वही -1 रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी। 5 अगर एटम से जुड़ा हुआ रहेगा तो नीटा 5 हेप्टिसिटी हो जाएगी, चार्ज वही -1 रहेगा और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, अगर पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ जाती है तो यहाँ पे हेप्टिसिटी नीटा 7 या फिर जिसे है ना पाई भी बोल देते हैं, पाई C7H7 बोल देंगे। चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि है ना +1 होने पे इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, मतलब C7H7 एरोमेटिक ही हो जाएगा। अब जैसे अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ना जैसे ये तो साइक्लोपेंटा ट्राइन था, तो इसे ना जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर जुड़ा हुआ है तो नीटा 6 C7H8 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, न्यूट्रल हो गया C7H8। यहाँ पे भी है ना 6 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा बेंजीन, और ये कैसा रहेगा, चार्ज इस पे कुछ रहेगा नहीं, न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन से 1 पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब तो यहाँ पे है ना इन दोनों के बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नीटा 2 हेप्टिसिटी हो जाएगी बेंजीन की, और है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, चार्ज 0 रहेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 एटम से, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से अगर ये मेटल जुड़ी हुई रहेगी, जो कि ना 4 एटम्स पे ना सर्कुलेट रहेगी, डिलोकलाइज रहेगी, तो नीटा 4 इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा और इस पे ना चार्ज 0 ही रहेगा। और नीटा 6 हो जाएगी अगर पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेटल जुड़ी हुई है। नेक्स्ट होता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन हो गया ना, ठीक है। तो इसमें अगर 1 से जुड़ी हुई है तो है ना क्या रह जाएगा, नीटा 2 हो जाएगी। 1 पाई बॉन्ड से जुड़ा है, 2 पाई बॉन्ड से जुड़ी है तो नीटा 4 हो जाएगी, 3 से जुड़ी हुई तो नीटा 6, और 4 से पूरे से जुड़ी हुई है तो नीटा 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब तक तो ये क्या था, 0, इस पे चार्ज 0 था, लेकिन जैसे ये ना नीटा 8 हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को करने के लिए इस पे क्या होता है कि -2 चार्ज आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नीटा 8 की कंडीशन में क्या होता है, COT पे -2 चार्ज रहता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड -2 चार्ज। अब जैसे C4H6 है ना, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ी, पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो नीटा 2 हो जाएगी, और दोनों पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो नीटा 4 है, जिसे पाई बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई, 2 पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी, चार्ज पे दोनों पे ही 0 रहेगा। नेक्स्ट अगर इस तरीके से अगर कोई एल्कीन है, और एल्कीन से ना अगर इस तरीके से मेटल है ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है तो नीटा 2 है, जैसे मैक्सिमम भी यही होगी तो पाई C2H4 भी बोल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये, और है ना 0 इस पे चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से एल्काइन की बात करते हैं, एसिटिलीन, तो मैक्सिमम इसमें ना नीटा 2 या फिर है ना मैक्सिमम है ना मैक्सिमम हेप्टिसिटी इसकी नीटा 2 ही हो सकती है, तो जिसे पाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसकी जो है ना पाई C2H4 भी बोल देंगे इसे, और है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी और उस पर 0 चार्ज रहेगा। इसी तरीके से अगर ये इंडाइल होता है ना, एक बेंजीन रिंग और एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई रहती है, तो इसे इंडाइल बोलते हैं। अगर एक एटम से जुड़ी हुई है मेटल तो नीटा 1 और या सिग्मा इंडाइल बोल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी, -1 चार्ज रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई रहेगी तो नीटा 3 इंडाइल हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर और -1 चार्ज। पूरे 5 अगर इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई रहेगी तो नीटा 5 मतलब ये जो 5th मेंबर रिंग है उसकी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर रहेगी तो नीटा 5 इंडाइल हो जाएगी और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी, और चार्ज वही -1 रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये है साइक्लोपेंटाडाइन होता है ना, CP जिसे बोलते हैं। अगर मेटल एक एटम से जुड़ी हुई है तो नीटा 1 हेप्टिसिटी, 3 से जुड़ी है नीटा 3 हो गया, 5 से जुड़ी है नीटा 5 हो गया। नीटा 5 की कंडीशन में क्या होता है कि इस जो साइक्लोपेंटाडाइन है ना रिंग, इस पे क्या होता है, -1 चार्ज रहता है, और ये कैसी हो जाती है, एरोमेटिसिटी अराइज हो जाती है। इसमें पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे पूरे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे रिंग पे ना डिलोकलाइज होते हैं, तो ये फेवरेबल हो जाता है। नीटा 1 से नीटा 3 और नीटा 3 से नीटा 5 की तरफ जो होता है ना शिफ्ट होती है, ये फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी अराइज हो जाती है। वहीं अगर बात करें नीटा 5 अगर कोई है CP है ना से जुड़ी हुई, उससे नीटा 3 और नीटा 1 की तरफ अगर ये वाला जो ट्रांसफर होता है ना, ये क्या होता है, ये अनफेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें ना एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। इसके बाद में जैसे ये बात करें ना, ये एरोमेटिक है अभी करंटली, है ना,
इसमें ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है, और अगर ये नीटा 3 हो जाती है और है ना, ये अगर नीटा, ये तो अभी तो नीटा 5 है, ठीक है, इंडाइल में, और अगर ये इस वाली में तो देखो 3 एटम से अगर जुड़ी हुई है मेटल, है ना, तो ये कैसी है, नीटा 3 है। ये तो कैसी है, नीटा 3 है, ये नीटा 5 है, लेकिन ये प्रोसीजर नीटा 5 से नीटा 3 है ना फेवरेबल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी है। तो जब बेंजीन रिंग एरोमेटिक रहेगी तो कंपेरेटिवली जो लिगेंड रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसी कारण क्या होता है कि इसमें नीटा 5 से नीटा 3 की तरफ जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, ये फेवरेबल और स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो खुद से हो रहा है ना, ठीक है, और स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी काम खुद से होता है। अगर इस वाले में अगर इस तरह का ट्रांसफर देखे ना कि नीटा 3 से नीटा 5 की तरफ अगर देखे तो वो नहीं होएगा, क्योंकि है ना यहाँ पे इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और एक 5 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिसिटी आएगी जो कि लेस फेवरेबल होएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना बाय द डिफरेंट लिगेंड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, कैलकुलेट करने के लिए जो लिगेंड्स हैं उनके द्वारा जो कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना डोनेट किए जा रहे हैं ना, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रॉन्स में ना, वो न्यूट्रल एटम बाय द यूजिंग ऑफ द न्यूट्रल एटम मेथड। तो न्यूट्रल एटम मेथड में हम जब है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर लिगेंड न्यूट्रल है, कैसा है, लिगेंड न्यूट्रल है तो उसका न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग है ना 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है। ईच न्यूट्रल डोनर साइट होती है कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड, ठीक है। न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो न्यूट्रल डोनर साइट होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर करती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट बात आती है आयनिक जो लिगेंड होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसके आयनिक चार्ज पे डिपेंड करेगा। ईच आयनिक जो लिगेंड होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज, ठीक है, और ये एप्लीकेबल कब होता है, उस कंडीशन में होता है कि टर्मिनल लिगेंड हो, मतलब है ना एक ही मेटल से जुड़ा हुआ। ऐसे नहीं कि ब्रीजिंग वाली कंडीशन में अगर है ना आयनिक लिगेंड रहता है तो फिर उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स का है ना अलग तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ये कैसा है लिगेंड, ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा, ठीक है। अब ये जैसे इस पे 1 चार्ज है, -1 चार्ज है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। इस लिगेंड पे माइनस का 2 चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, और इस पे माइनस का 3 चार्ज है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अब जैसे ये है, ये लिगेंड है, ये कोई है ना किलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, जिसमें ना 2 डोनर एटम्स है ना, इस पे भी -1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है, तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन कितने, इस पूरे लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किए जाएंगे। अब मान लो कि एक तो है अपनी न्यूट्रल साइट है, ठीक है, तो वो तो ये तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनर करेगी, और एक है ना आयनिक है, आयनिक में है ना एक -1 चार्ज है उस पे, तो इस पूरे लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये तो है कि डायरेक्टली अगर उस मेटल से लगा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जैसे ये लिगेंड है, ये तो मेटल से है ना जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट है, और ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा जिसपे है ना मतलब नेगेटिव पार्ट है, इसी लिगेंड का है कोई नेगेटिव पार्ट है जिसपे कोई भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा, इस लिगेंड के द्वारा पूरे जो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी होगी ना, तो जो इसकी न्यूट्रल साइड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन माइनस जो इस पे चार्ज होगा ना, उसे उस चार्ज को क्या होगा कि इसमें से मतलब एल्जेब्रिक रूप से इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे और प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। और अगर इसी ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिए गए, और इसका जो चार्ज होएगा उस उतना है ना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये कैसा है, न्यूट्रल है, और इस पे -1 चार्ज है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से न्यूट्रल साइड से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है। इसकी बात करी जाती है, देखो एक और ये 2, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़े हुए, मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ वाली कंडीशन में देखते हैं नाइट्रोजन पे है ना, ये तो है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इससे एक ग्रुप लगा हुआ है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये पूरा है ना कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 - 1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ठीक है।
ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये पूरा जो लिगेंड होएगा ना, डीएमजी जो लिगेंड होएगा, HDMG जिसे बोलेंगे ना, वो है ना टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अब एग्जांपल्स ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं फॉर टर्मिनल लिगेंड्स के लिए। टर्मिनल लिगेंड्स का मतलब हो गया किन्हीं भी मेटल्स के बीच में ब्रिजिंग वाली कंडीशन में नहीं है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर में कौन कौन से हो गए जिन पे ये -1 चार्ज होता है, जैसे कि F-, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस आयन हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हाइड्राइड हो गया, एसीटेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्राइड हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। ये सब कैसे है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। CH3CO हो गया, O2- हो गया, NO- हो गया। जो NO बेंट होता है ना, वो भी कैसा है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जबकि जो NO है ना पॉजिटिव होता है ना, वो कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब ये चीजें कैसे समझ में आएगी? जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ये तो अपना लोन पेयर इधर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे ना, NO+, और इस पे है ना पॉजिटिव चार्ज, तो 2 + 1 = क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा ये तो, ठीक है। और NO- कैसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा, माइनस, ये चार्ज को माइनस करेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। NO+ तो वो तो कैसा होता है? लीनियर होता है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और NO जो माइनस होता है वो कैसा होता है? बेंट होता है। इसके अलावा जितने भी है ना कार्बन फैमिली से अगर 3 ग्रुप लगे हुए रहेंगे, कार्बन फैमिली के लिए इन जनरल कितने? 4 ग्रुप लगे होने चाहिए, है ना, न्यूट्रल रहने के लिए। 3 ग्रुप लगे रहेंगे तो उस पे चार्ज कितना रहेगा? -1 चार्ज रहेगा, और वो है ना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी। कार्बन फैमिली से है ना 3 ग्रुप कैसे लगे हो सकते हैं? तीनों एक एक सिग्मा बॉन्ड से लगे रहते हैं। कोई 2 कार्बन फैमिली उससे 2 एक पाई बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर तीनों ही ट्रिपल बॉन्ड से भी अगर कार्बन फैमिली का कोई मेंबर है वो जुड़ा हुआ हो सकता है किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट से, है ना। तो उस पर जो चार्ज रहेगा वो -1 चार्ज रहेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन फैमिली हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में न्यूट्रल रहने के लिए कितने? 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये एक ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इस पे कितना चार्ज रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। जैसे कि इन सब पे -1 चार्ज है, या ये हाइड्रोजन हो सकता है ग्रुप, या कोई R हो सकता है, ठीक है। तो इन सब पे क्या चार्ज रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। जिन पे -1 चार्ज रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। नाइट्रोजन फैमिली पे न्यूट्रल रहने के लिए 3 ग्रुप चाहिए होते हैं। अगर है ना 2 ग्रुप अगर लगे हुए होते हैं, इन पे कौन सा चार्ज रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। इन सब पे अगर नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मिथ भी हो जाएगा। अगर इनसे किसी से भी 2-2 ग्रुप लगे हुए ना, इन सब एलिमेंट्स में से किसी पर भी, तो उस पे चार्ज -1 रहेगा और -1 चार्ज रहेगा। तो देखो यहाँ पे, देखो ये गलत लिखा हुआ है, AsMe2 आएगा। तो ये सब कैसे रहेंगे? -1 चार्ज रहेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। अब जैसे एग्जांपल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं ना, CH3CN 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, CS है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, पायरिडीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, CO3 इस पे -2 चार्ज रहता है, SO4 -2 चार्ज रहता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। O- पे -2 चार्ज रहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सल्फाइड पे -2 चार्ज रहता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। या तो कोई भी न्यूट्रल रहेगा, जैसे कि ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। O2- परोक्सो हो गया, ऑक्सलेट हो गया, है ना, ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है। और जैसे है ना ये एसिटिलीन हो गया, या फिर है ना इथीन हो गया, ये सब कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर बात करी जाती है, अगर है ना ऑक्सीजन फैमिली है और अगर उससे है ना 2 ग्रुप लगे हुए तो न्यूट्रल रहेगा। जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, अगर उससे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब जिन्हें जेड बोल दो, या है ना कुछ 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। और न्यूट्रल कंडीशन में अगर कोई भी एटम रहता है, उसके पास लोन पेयर रहता है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है। तो ऑक्सीजन फैमिली से अगर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन फैमिली जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये वगैरह सब आते हैं, तो वो सब कैसे रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे, ठीक है। जैसे ये फिनोल है, फिनोल में भी है ना, नहीं सॉरी फिनोल नहीं है, ये तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा ये तो अगर है ना यहाँ ये रहा फिनोल रहा ना, तो इन सब में क्या है कि 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन फैमिली के किसी भी मेंबर से, तो वो कैसे रहेंगे? ये न्यूट्रल रहेंगे, और न्यूट्रल रहेंगे और
2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये सब रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। अगर है ना नाइट्रोजन फैमिली को न्यूट्रल रहने के लिए कितने 3 ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, तब ये कैसे रहेंगे, सब न्यूट्रल रहेंगे नाइट्रोजन फैमिली के, और इन पे क्या रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये रहेंगे। अब नाइट्रोजन फैमिली में ये जो 3 ग्रुप है ये कैसे कैसे लगे हुए हो सकते हैं, या तो ये इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं, या तो ये इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं कि तीनों ही एक 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 बॉन्ड से लगे हुए, सिंगल सिंगल बॉन्ड से, या फिर है ना एक एटम के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ सिंगल बॉन्ड हो, या कि किसी एक ही एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ रहे, तो मतलब 3 बॉन्ड होने चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो इन पे सब पे चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब ये न्यूट्रल रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। जैसे कि इथीन हो गया, इथाइन हो गया, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बन फैमिली में क्या होता है, 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे, तो कार्बन फैमिली में 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो उसमें -2 चार्ज रहेगा, और ये कैसे रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। कार्बन फैमिली 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे, 2 ग्रुप मतलब 2 बॉन्ड्स बने हुए रहेंगे कार्बन से, या तो दोनों सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकता है ना, डबल बॉन्ड हो सकता है एक, है ना। तो इस हिसाब पे चार्ज क्या रहेगा, -2 चार्ज रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। नाइट्रोजन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली से अगर ओनली एक ही ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो एक तो क्या हो सकती है, नाइट्रोजन फैमिली न्यूट्रल हो सकती है, या फिर उससे एक ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, इस पे -2 चार्ज रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, है ना, ये सब है। इनमें से अगर है ना इससे न्यूट्रल रहने के लिए 3 ग्रुप चाहिए होते हैं, और है ना -2 चार्ज के लिए इससे 2 ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इन पे -2 चार्ज रहने के लिए एक ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, सॉरी, है ना। तो इस कंडीशन पे इस पे -2 चार्ज रहेगा, और ये कैसे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे भाई, है ना। कितना जितना चार्ज रहता है उतने इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए जैसे कि है ना नाइट्रोजन फैमिली पे है ना से कोई ग्रुप ना लगा रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे N-3 इस पे चार्ज रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। NO+ जो लीनियर होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ये तो है ना मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके पास है ना कितने 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लोन पेयर वाले जो होंगे, साथ में ये +1, इस पे प्लस चार्ज है तो ये +1 ऐड हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। PO4-3 होता है। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, CH2C डबल बॉन्ड O है ना, ठीक है, और ये NH2, ये होता है ग्लाइसिनेटो के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से हो गया, तो ओवरऑल ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एसिटाइल एसीटोनेटो में यहाँ पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से हो जाएगा इस ऑक्सीजन से, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से हो जाएगा, तो ओवरऑल ये कैसा रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। जो कार्बाइन होता है CH, है ना, वो भी कैसा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है। कार्बन फैमिली में से कोई सा भी अगर उससे एक ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। ये ग्लाइसिनेटो हो गया, तो इस पे देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो ये देगा, और एक ये इस चार्ज के कारण, मतलब कार्बन फैमिली हो गई, अगर उस पे ना एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो उस पे चार्ज है ना -3 रहेगा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। एग्जाम्पल अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर के अगर एग्जाम्पल हमें देखने हो, तो इथाइलिन डाइएमीन हो गया, जिसमें है ना 2 न्यूट्रल डोनर साइट है। बाइपाइरेडीन हो गया, जैसे कि इथाइलिन डाइएमीन हो गया। इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये इथाइलिन डाइएमीन की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है, तो ये कितना 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, ये होती है पाइरिडीन, होती है पाइरिडीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। अब यहाँ पे ये है बाइपाइरिडीन, तो बाइपाइरिडीन में एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 नाइट्रोजन कितने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बाइपाइरिडीन है। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है ना, IBN है, TMD है, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन है, ये सब है ना, ब्यूटाइलिन डाइएमीन है, ये सब कैसे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर है ना एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन अगर ब्रीजिंग कंडीशन में है, तो वो भी कैसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। जैसे ये है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ये लिगेंड भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब बात आती है टर्मिनल वर्सेस ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में। अब जैसे हेलो लिगेंड्स होते हैं ना, अगर ये टर्मिनल रहेंगे, तो टर्मिनल में तो ये कितना 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ब्रीजिंग में ये डिपेंड करेगा कि कितनी मेटल्स के बीच में है। अगर ये 2 मेटल्स के बीच में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अगर 3 के बीच में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। 4 के बीच में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। जैसे देखते हैं,
न्यूट्रल मेटल एटम मेथड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3 तो लोन पेयर होते हैं, ये 3 लोन पेयर हो गए, और एक ये न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं जो -1 ये है ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस सेल में, ठीक है, और -1 इस पे चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा। हम न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो अगर एक मेटल से बॉन्ड बनाने का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल कंडीशन हो गई, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 मेटल्स के साथ है ना अगर ब्रिजिंग में है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा, और फिर ये पूरा का पूरा ये लोन पेयर देगा, है ना, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अगर ये 3 मेटल्स के बीच में अगर ये ब्रिजिंग है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा 3 के बीच में है। और अगर मैक्सिमम कितनी 4 मेटल्स के बीच में हो सकता है, तो इस कंडीशन में ना कितना 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो हैलाइड्स है, वो अगर एक मेटल के साथ है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 मेटल्स के बीच में है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 मेटल्स के बीच में है 5 और 4 मेटल्स के बीच में है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है। होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जैसे ये है NH2 माइनस है, अगर ये एक ही मेटल से जुड़ा हुआ है तो इस पे क्या है कि -1 चार्ज है, -1 चार्ज है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अब नाइट्रोजन पे क्या है कि आप लोन पेयर तो देख ही रहे हो, NH2 माइनस है ना, ठीक है, एक लोन पेयर है, तो अगर 2 मेटल्स के बीच में अगर ये ब्रीजिंग रहेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इस कंडीशन में ये कैसा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये 2 मेटल्स के साथ अगर ये के बीच में अगर ब्रीज रहता है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसी प्रकार OH माइनस आयन है, ऑक्सीजन पे कितने 2 लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर है, और ये इसका माइनस, ये OH तो ये हो ही गया, और ये अगर एक मेटल से अगर बॉन्ड बनाना है तो ये यहाँ से बनाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से 2 मेटल्स के बीच में यहाँ से बनाएगा, 3 मेटल्स के बीच में साथ ये यहाँ से बनाएगा। तो अगर एक ही मेटल से होएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 से होएगा तो 3, और 3 मेटल्स के बीच में ये ब्रिजिंग रहेगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे ना एक मेटल से बॉन्ड बना रहा है तो टर्मिनल कंडीशन आ गई, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। वहीं ब्रिजिंग वाली कंडीशन में देखो यहाँ पे ये ब्रिजिंग वाली कंडीशन है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, और 3 मेटल के बीच में ब्रिजिंग है, देखो ये 1 2 3 मेटल्स के बीच में ब्रिजिंग है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। और मैक्सिमम अब ये 4 मेटल्स के बीच में भी ब्रिजिंग रहेगा ना तो भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसके पास लोन पेयर नहीं है। जैसे NH फैमिली है, NH फैमिली में है, इस पे कौन सा चार्ज है, NH-2, ठीक है, तो ये है ना एक मेटल के साथ इससे बॉन्ड बना लेगा, 2 मेटल के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर NH है, अगर एक मेटल के साथ है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 मेटल्स के साथ है अगर NH बॉन्ड करा हुआ तो ये कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है। और अगर ये 3 मेटल्स के साथ अगर ये बॉन्ड अगर बीच में ये ब्रीजिंग करता है तो उस कंडीशन में ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो एक मेटल के साथ है, हाँ एक मेटल के साथ ही अगर ये है ना डबल बॉन्ड की फॉर्म में अगर जुड़ा हुआ है ना, तो भी है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। और 2 मेटल्स के बीच में, हाँ एक मेटल के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो इमिडो की फॉर्म में ये जुड़ा हुआ रहेगा इस तरीके से ना, तो -2 चार्ज है ना, तो हाँ उस कंडीशन में भी है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनकरेक्ट थी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हाँ जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन डोनर तो रहता ही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अगर एक मेटल के साथ जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, 2 मेटल के साथ जुड़ा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, लेकिन 3 मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो जाएगा ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना 2 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए 3 मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक 2 और ये 3, तो है ना कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, μ3 लिख देंगे इसे NH, और ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अगर μ4 की कंडीशन आती है तो इसके पास और एक्स्ट्रा लोन पेयर तो है नहीं कि ये ना मोर ज्यादा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनर हो सके, तब भी ये कितना ही रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। नेक्स्ट अब जैसे ये ऑक्सीजन है तो O-2 चार्ज होता है तो ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अब ये है ना इसी प्रकार से CH2 होता है, CH2 पे भी -2 चार्ज रहता है तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं 2s2 और 2p2 होता है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके है ना 2s2 और 2p2 इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब 2s से क्या होता है कि ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये 2p लेवल में है ना जंप कर जाता है,
यहाँ पे तो दो ये HH है ना बॉन्ड बना लिए, CH2 की बात आ रही है। अब यहाँ पे -2 चार्ज का मतलब हो गया ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस पे -2 चार्ज रहेगा। अब है ना जो N3 होता है, N-3, अगर नाइट्रोजन रहेगा तो उस पर -3 चार्ज रहेगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। और अगर बात करी जाती है 3 मेटल्स के बीच में रहेगा तो भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। लेकिन ये चौथी मेटल के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में ये फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। जितना चार्ज है अगर उतनी ही मेटल से जुड़ा हुआ है तब तक तो उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, लेकिन उससे एक ज्यादा अगर मेटल से अगर और बॉन्ड बना लेता है तो उस कंडीशन में फिर वो अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाता है। अब जैसे ये CH2 है ना, तो CH2 पे -2 चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। फॉस्फोरस है, PPH है ना, PPH -1 है, ठीक है, PPH हाँ -2 है, -2 चार्ज है ना, ठीक है। तो दो मेटल्स के साथ तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा ना, दो मेटल्स के साथ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। लेकिन जैसे ही तीन मेटल्स के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो फॉस्फोरस पे क्या है कि एक लोन पेयर है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो जाएंगे, तो 3 मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। PPH2 पे क्या -2 चार्ज है, और ये देखो ये तो ये माइनस वाला चार्ज हो जाएगा, ये दो मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, थर्ड मेटल के साथ ये ना अपने लोन पेयर से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, एक मेटल के साथ अगर ये जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा, इस पे ना -2 चार्ज रहता है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। दो मेटल के साथ है ना इस तरह से जुड़ेगा तब भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। लेकिन जैसे ही तीसरी मेटल के साथ अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ब्रीजिंग कंडीशन में आएगा, तो ये अपने लोन पेयर को यूज लेगा, ठीक है। इसके पास है ना अभी भी एक लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे इसने एक ही लोन पेयर को यूज किया तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। और 4 मेटल के साथ ही अगर ब्रीजिंग में रहेगा, μ4 की कंडीशन में रहेगा, तो ये ना 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास है ना 2 लोन पेयर होते हैं। नेक्स्ट अगर ये हाइड्राइड ड्यूटेरियम ट्राइटियम होते हैं, इसके पास कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, चाहे इन्हें एक मेटल के साथ बॉन्डिंग में रखो, चाहे दो के भी साथ भी ब्रीजिंग में रखो, 3 के साथ ब्रीजिंग रखो, चाहे कितनी ही मेटल के साथ ब्रीजिंग रखो, इलेक्ट्रॉन है नहीं देने लेने को, ओनली एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो चाहे इनकी टर्मिनल कंडीशन हो, चाहे एज वेल एज ना ब्रीजिंग कंडीशन हो, हमेशा कैसे रहेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हाइड्राइड हो गया, ड्यूटेरियम ट्राइटियम हो गया, इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और देने के लिए। जैसे कार्बन है, CH3 वाला है, CH3 है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो है ना हमेशा है ना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेंगे, चाहे टर्मिनल कंडीशन हो चाहे ब्रीजिंग कंडीशन हो। अब जैसे इसके पास है, CO के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चाहे इसे एक मेटल के साथ जोड़ो, चाहे 2 मेटल के बीच में ब्रीजिंग करो, चाहे 3 मेटल के साथ में ब्रीजिंग करो, 4 के साथ करो, कितनी के साथ करो, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा ऑलवेज, कार्बोनाइल। ठीक है, हमेशा कैसा रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। अब जैसे ये CH3 है, CH3 पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, CH3 पे -1 चार्ज होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर है अवेलेबल नहीं है, तो चाहे ये एक मेटल के साथ बॉन्डिंग करे, 2 के साथ करे, 3 के साथ करे, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। लेकिन बात आती है अमोनिया है, अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसने है ना इसी लोन पेयर से है ना यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है, इसी लोन पेयर से इसने क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। चाहे अमोनिया को एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करवाओ, 2 मेटल के बीच में ब्रीजिंग रखो, 3 मेटल के बीच में रखो, चाहे कितने के बीच में रखो, ये हमेशा कैसा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनर, कितने कोई सा आइटम कौन सी कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम ऐसे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाती है ना, वो ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वी अप्लाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना, जो उनकी स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के जो मेटल्स होती है उनके है ना कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं, चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो।
ट्रांजिशन मेटल के लिए जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम है ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं। वही ट्रांजिशन मेटल के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर का मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जिनका है, ठीक है, उनकी कंडीशन में है ना 16 इलेक्ट्रॉन रूल हम अप्लाई करते हैं। और जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, मेन ग्रुप का मतलब हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम है ना ऑक्टेट का रूल अप्लाई करते हैं। जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, जिनके है ना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे कंपेरेटिवली स्टेबल होते हैं। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं। लेंथेनाइड का एक्टिनाइड का मतलब जो एफ ब्लॉक का है ना एलिमेंट्स, उनके लिए क्या होता है कि ना तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना ही 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना ही ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ये वो कोई से भी फॉलो नहीं करता है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अब देखो जो कॉम्प्लेक्सेस है ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, वो रिलेटिवली कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस की। ये सब कुछ चीजों पता है। अब जिसमें 7 या 8 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 तो जो ऑक्टेट के अगर अकॉर्डिंग अगर मेन ग्रुप का देखेंगे तो 7, और अगर ट्रांजिशन मेटल्स का देखेंगे तो 17। तो उनका कंपेरेटिवली नेचर कैसा रहेगा, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देंगे, है ना, ऑक्सीडेशन दूसरे का करेंगे और खुद का है ना खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि ये 18 इलेक्ट्रॉन कर सके। तो मतलब इनका जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहेगा, ठीक है। और वही 9 इलेक्ट्रॉन है जिनके पास 19 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, है ना, तो उनका जो 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो नेचर होगा वो कैसा नेचर हो जाएगा, उनका रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीजें देखी कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी देखी जाती है ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस की या कंपाउंड्स की, तो किसके बेसिस पे देखी जाती है, ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी अगर वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर है तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। मेन ग्रुप वाले में मतलब एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होंगे। और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ना 16 को, ना ही ऑक्टेट को। अब यहाँ पे अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में हम जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि 3d सीरीज में अगर हम देखें तो 3d ऑर्बिटल में और 4s जो ऑर्बिटल होगा ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कैसे ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे है ना यहाँ पे 3d सीरीज में 3d और जो 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे ना 5s और जो 4d में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना 5d और 6s में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जैसे है ना ये जैसे है ना या देखते हैं हम स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये पर्टिकुलर इसी का है, ऊपर वाले का है, इसी का है, ठीक है। तो आप तो है ना इसको जो ये सीरीज है मैं जिस तरह से याद रखती हूँ तो मैं याद रखती हूँ जो पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है ना मैं उसको ध्यान रखती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगी तो मैं यह ध्यान रखूंगी स्केला, है ना, क्या ध्यान रखूंगी, स्केला, स्केला ध्यान रखूंगी, स्केडियम, यट्रियम और लेंथेनम, ठीक है। अगर है ना इस ग्रुप को ध्यान रखना होगा तो मैं इसे ध्यान रखती हूँ टाइजर हाफ, है ना, टाइजर हाफ रखती हूँ, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैप्नियम, ठीक है। अगर इस वाले ग्रुप को अगर मैं ध्यान रखती हूँ तो इसे मैं ध्यान रखती हूँ विनप्ता, विनप्ता, है ना, वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम हो गया, ठीक है। इसको मैं ध्यान रखती हूँ क्रोमो डब्लू, है ना, क्रोमो डब्लू, है ना, क्रोमो डब्लू ध्यान रखती हूँ। इसको ध्यान रखती हूँ मनटेक रे, है ना, मनटेक रे। इस तरह से मैं ना इन ग्रुप वाइज इनको रिमेम्बर कर रखा है मैंने। सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो तरीका मैं जो मतलब मेरी जो हैबिट बन गई वो मैं चीजें यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, है ना। इसको मैं ध्यान रखती हूँ फिरोज, है ना, फिरोज, फिरोज, ये इसको मैं फिरोज की तरह ध्यान रखती हूँ। इसको जो इसको ध्यान रखती हूँ मैं को रहे इरादे, है ना, को रहे इरादे, इसको ध्यान रखती हूँ। ये तो मेरे को जैसे ये वाला है निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि प्लेडियम ऊपर आता है कि प्लेटिनम ऊपर आता है। ये जो मेरे को भी काफी टाइम तक ये कंफ्यूजन था, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस तरीके से ध्यान रख रखा है कि निकल तो 28 नंबर पे सबको पता है, 28 एटॉमिक नंबर है। अब देखो प्लेडियम पहले आएगा या प्लेटिनम पहले आएगा, तो एबीसीडी में डी पहले आता है और टी बाद में आता है, ठीक है। तो प्लेडियम पहले ऊपर आएगा और फिर प्लेटिनम नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं ध्यान रखती हूँ। अगर है ना कॉपर, एजी और एयू, तो चांदी जो चांदी क्या होती है, सस्ती होती है कंपेरेटिवली सोना, तो पहले चांदी आएगी और फिर सोना आएगा। मैंने
कॉपर Ag और Au इस तरह से ध्यान रखती हूँ, और जिंक कैडमियम मरकरी ये तो पता है ही, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ध्यान रख रखा है। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैं जिस तरीके से याद रखती हूँ मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। तो ये तो सिर्फ एक ट्रिक है कि किस तरह से स्टूडेंट रिमेम्बर रख सकता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। लेंथेनाइड यहाँ, सॉरी लेंथेनाइड यहाँ पे होता है, और एक और जो पीरियड होता है 7th है ना, वहां पर इसमें होते हैं एक्टिनाइड्स होते हैं। अब होता है यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम आर यूज्ड, है ना। मतलब जैसे है ना 18 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में तो क्या होता है कि जैसे उसके है ना जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सेंट्रल एटम में वो सारे काउंट किए जाते हैं। लेकिन जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करी जाती है तो सेंट्रल एटम के ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम टोटल इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम क्या होता है कि वो काउंट किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल वर्सेस है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ऊपर तो ये इस साइड तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में लिखा हुआ है और ये इसके EN लिखा हुआ है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है ना तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है ना 3D सीरीज में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4D सीरीज में 54 और ये है ना 86 हो जाएगा। और ये 36 तो किसका होता है, आपको पता है कि क्रिप्टॉन का होता है एटॉमिक नंबर, है ना। 36 तो क्या होता है, क्रिप्टॉन का होता है, ये जीनोन का होता है 54 और ये रेडोन का होता है। ये चीजें आपको भी पता होगी। अब देखो 18 से अगर इधर से 17 की तरफ जाओगे तो 35 कर देना, 19 की तरफ जाओगे तो 37 कर देना, बस ये इतना सा ध्यान रखना है। अगर है ना 18 से 16 की तरफ जाओगे तो 36 से 34 कर देना। 3D सीरीज के लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है 36 रहेगा, 40 के लिए 54 रहेगा और 5D के लिए 86 रहेगा, जो कि इनर्ट गैसेस है ना उनका जो एटॉमिक नंबर है वो, बस इतना सा है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब है ना 18 इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल में क्या करते हैं कि हम काउंट करते हैं जो सेंट्रल एटम होती है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूला है कंप्लीट लिखा हुआ, नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इन द सेंट्रल एटम ऑफ ए सेंट्रल एटम, अगर एक है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ए वैलेंस नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल मेटल बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, है ना। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, प्लस है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज जो कैविटी में रहती है कॉम्प्लेक्स की में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड प्लस है ना ऐड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, अभी हमने है ना न्यूट्रल एटम मेथड से हमने अभी देख लिया है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। प्लस माइनस चार्ज इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को अकॉर्डिंग है ना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज माइनस का है तो वो चार्ज जुड़ेगा और प्लस का चार्ज है तो वो माइनस होएगा। मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम, अगर एक मेटल है तो वो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, अगर 2 मेटल है तो 18 गुणा 2 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 होएगा तो 18 गुणा 2 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 होएगा नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम तो 18 गुणा 3 हो जाएगा, इस तरीके से। अब जैसे अगर है ना मेटल मेटल अगर 5 मेटल है, देखो ये 5 मेटल है और वो है ना इस फॉर्म में अगर लगी हुई है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे 8 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। देखो 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 इसके साथ ये ऊपर की ओर हो गए, तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, अगर 5 मेटल है तो 8 हो जाएंगे। और यहाँ पे जेड क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 6 मेटल है तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड 12 हो जाएंगे। देखो 4 तो ये हो गए, 4 इस ऊपर वाली मेटल के साथ हो गए और 4 ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन से नीचे वाली के साथ हो गए, तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज अगर जैसे कि ड्यूटेरियम ट्राइटियम और हाइड्राइड है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और कार्बन है सिलिकॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह रहे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द
एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। अगर मेटल नंबर ऑफ मेटल कितनी है, नंबर ऑफ मेटल कितनी है, 5 है, तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने होंगे, 8 होंगे। अभी हमने देखा कैसे होंगे। और अगर है ना नंबर ऑफ मेटल कितनी है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने होंगे, 12 होंगे। अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे है ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉलो 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमें चीजें समझ में आएगी। अब जैसे ये है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ये नीटा 5 C5 H5 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, है ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। इसे हम रेड पेन यूज ले लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके में, फिरोज है ना, तो 6 2 8 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये कार्बोनाइल कितने, 2 कार्बोनाइल है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और ये है ना क्लोराइड है, तो इसमें -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 8 13, 13 5 17, नहीं सॉरी, हाँ 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 1 8 18 है ना। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, ये है, ठीक है। तो मन टेक रहे हैं ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 कार्बोनाइल है, तो 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 12 दे देंगे, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बोनाइल के हो गए, और चार्ज प्लस में है तो ये चार्ज माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है ना नीटा 5 C5 H5 है ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, ठीक है। और ये जो आयरन कितना 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके वैलेंस शेल में, और कार्बोनाइल के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये माइनस चार्ज है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8 और 5 13 और 5 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये जैसे मैं क्विकली कर लेती हूँ, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी है ना प्रैक्टिस के साथ क्विकली कर सकते हो ये सब चीजें। और अगर स्पीड स्लो करनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जैसे ये हाइड्राइड है, ये कितना 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। कोबाल्ट के में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D7S2 होता है, ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 4 कार्बोनाइल है ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, तो 9 9 18 इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। पाई CP हो चाहे नीटा 5 हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कितना 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिरोज तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। PPS3 न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। 5 और 8 13, 13 14 15 16 17 18, ये भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टंगस्टन मन टेक रे, 7 हो गया, ठीक है। वैलेंस शेल में D5S2 हो गया, जो कौन सी फैमिली में आता है, ये मैग्नीज फैमिली, सॉरी क्रोमो डब्लू में आएगा, सॉरी सॉरी जस्ट मिस्टेक, क्रोमो डब्लू में आएगा, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने डी है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। वैलेंस शेल में 6, ये 3 कार्बोनाइल दे देंगे। SiMe3 है ना, इस पे -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका देगा। क्लोराइड का भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। CH3CN का ना, इस पे भी ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, आई थिंक सो। तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। 6 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इरिडियम, को रहे इरादे है ना, को रहे इरादे, तो कितने 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके में, प्लस 3 क्लोराइड के हो गए, 2 ये दे देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए PPS3 के। और AsPH2 इस पे कितना है, नाइट्रोजन फैमिली है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं इस पे, तो ये -1 चार्ज रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। एक ये माइनस इसका चार्ज हो गया, तो नोड 3 12 12 और 5 17 18 19 हो गया क्या इसमें, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। नोड 3 12 13 14 15 16, ओके 12 और 5 4 16 होता है, 17 18, ओके सॉरी, कई बार। अब है ना फिरोज है ना, फिरोज का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। और 3 ये है ना नाइट्र N-3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और NMe2 है तो इसमें -1 चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक ये माइनस का हो गया। तो 8 और 3 11 12 13 14 15 16
नहीं, फिर क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 8 3 11 12 13 14 15 16 17, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने फिर से। Pme3 है, Pme3 तो न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, शायद मैंने 1 लिख दिया। Pme3 के भी मैंने 2 ही लिखे हैं, फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओके 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही है, करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये नीटा 3 C3H3, ठीक है। तो ये है, इसमें सेंट्रल एटम ये है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए भाई, है ना, फिरोज, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, कार्बोनाइल के कितने हो गए, 2 हो गए। कार्बोनाइल के कितने हो गए, 2 हो गए। नीटा 5 के 5 हो गए और नीटा 3 के 3 हो गए। तो 8 8 2 8 16 2 18, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, इस पे है ना, इस पे -2 चार्ज है, तो ये पूरा कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्रोमो डब्लू 6 इसके में हो गए, हाँ ठीक है। क्रोमो डब्लू होता है ना, क्रोमो डब्लू, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसके में हो गए, 3d और 4s इलेक्ट्रॉन जो होंगे, और ये 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 दूनी 10, ठीक है। 16 17 18। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फेरोसिन की, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो जाएंगे, 5 इसके और 5 इसके, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मनटेक रे 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन ये, हाँ तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्रोमो डब्लू, है ना, क्रोमो डब्लू, तो इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 5 हो गए, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5 और 6 11 और 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन इस रिंग के हो गए और को रहे इरादे, तो 7 और 2 9 हो गए और 4 इसके हो गए, तो नोट 4 13 13 और 5 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है ना, निकल की बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, D8H2 हो जाएगा, है ना, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, नीटा 5 Cp हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल के हो जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसके वैलेंस सेल में है, और ये क्या है, PS C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इसके भी 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है, शायद ये एल्काइन यहीं से एल्काइन वाले ये वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। 5 और 4 9 9 और 9 9 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखिए एनो लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या हो गया, एनो पे +1 चार्ज है, ठीक है, मतलब ये कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पे, ये चीज हो गई। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, और इसकी बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ये तो 19 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या इसमें, 19 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें, इज इक्वल टू 19 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के में 7 है ना, D5S2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 2 मल्टीप्लाइड 1 हो गया ना, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज कोई है नहीं तो 0 हो गया, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं टोटल, 10 से 20 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज 0 है ही। तो अगर बात करी जाए 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो किसके बराबर होना चाहिए, 36 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2 मेटल है, तो 14 है ना, +2 +20 है ना, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करी जाती है कितना, 3 Fe बॉन्ड है ना, तो मतलब टोटल जो इनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक आयरन की वैलेंस सेल में, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। मेटल मेटल बॉन्ड 3 गुणा 2 हो जाएंगे, प्लस 24 हो जाएगा। और ये इक्वल कितने होना चाहिए, 54 के इक्वल होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करने के लिए। तो 24 हो जाएगा और 6 प्लस 24, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 के ये बराबर है। देखो 25 25 50 और 4 54, तो ये 54 के बराबर है। ठीक है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो दो मेटल मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे इंडिकेट करे हुए रहते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। रोडियम के कितने हो जाएंगे, रोडियम के हो गए को रहे इरादे, तो 9 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और ये म्यू है ना, दो मेटल्स के बीच में है ना, जो क्लोराइड है ना, दो मेटल्स के बीच में ब्रीच है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे। इसके भी 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 36 इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 प्लस 6 प्लस 18, तो कितना हो गया ये 14 प्लस 8। अच्छा सॉरी, मेटल मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे अभी मैंने, प्लस 2 गुणा 2 प्लस 4 और आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 14 और 4 18, 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट बात करी जाती है पाई सीपी, है ना, तो ये दो दो है तो 10 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, कार्बोनाइल के हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये कार्बोनाइल तो ब्रीजिंग में हो चाहे कैसे हो, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। क्या ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करना चाहिए, अगर ये टोटल 36 के बराबर आता है तो ये करेगा, क्योंकि दो मेटल है। तो 10 14 14 और 4 18 18 और 20 और 16 36 हो जाएंगे, है ना। 36 इलेक्ट्रॉनिक रूल है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रही है ये कॉम्प्लेक्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये देखते हैं, यहाँ पे देखो मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, और लिगेंड कितने हैं, ब्रिजिंग लिगेंड तो चाहे कार्बोनिल तो कैसा ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक है ना मेटल मेटल बॉन्ड है। ठीक है, और टोटल नंबर लिगेंड कितने हैं 9 है, तो 9 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 9 यानी 18, 18 प्लस 8 और 2 10 प्लस 8, है ना, तो 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है ना 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। अभी देखो आर CO12 ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है, ये चेक करने के लिए को रहे इरादे। रोडियम हो गया ना, तो 9 चौक 36 प्लस 24, है ना, 36 प्लस 24 का मतलब हो गया, प्लस मेटल मेटल बॉन्ड देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो 12 इनके हो गए। तो ये देखो ये 36 और ये 36, है ना, 36 दूनी 72 और 4 मेटल है, तो 18 चौक 72 ही होने चाहिए थे, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये अगर इसकी स्ट्रक्चर देखनी हो तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाती है, 3 तो है ना ये ब्रीजिंग है CO। ठीक है, और इनमें ना 6 मेटल मेटल बॉन्ड है, ये मेटल मेटल बॉन्ड है, ये 2 लिगेंड इधर लगे हुए हैं, 2 लिगेंड इस पे और एक कार्बोनाइल पे, एक रोडियम पे 3 कार्बोनाइल लगे हुए हैं टर्मिनल कंडीशंस में, तो ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखने की होती है। अब जैसे ये हाइड्राइड है, चाहे नॉर्मल कंडीशन में हो चाहे ब्रीजिंग की कंडीशन में हो, ये एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, तो दो है तो दो हाइड्राइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनका हो जाएगा, प्लस पाई CP का 5 इलेक्ट्रॉन, और NO लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएगा, क्रोमो W तो 6 इसके हो जाएंगे, और अच्छा ये बाहर है, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है सारा। ओके, ठीक है, और ये एक हाइड्राइड का हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे इसे, 2 मेटल मेटल बॉन्ड भी है, तो वो भी इसी में काउंट हो जाएंगे। प्लस
2 गुणा 2, 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो इससे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 14, 14 और 15 हो गया, 15 मल्टीप्लाइड 2 कितना मतलब 30 हो गया। ठीक है, 30 प्लस 4 प्लस 2 तो 34 इज इक्वल टू क्या हो गया 36 हो गया, है ना। और 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल के जो मतलब मेटल मेटल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि 2 मेटल्स है और 2 मेटल्स अगर 18 गुणा 2 तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये ईएन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। ईएन को फॉलो करना हो चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाएगा आयरन है तो इसके लिए है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3D सीरीज की मेटल है तो 36 है। देन यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, जैसे आयरन है तो ये इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 कार्बोनाइल है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। पाई सीपी है ना, पाई सीपी का मतलब हो गया एक है ना 10 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पांच है ना, ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो ये देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 8 और 5 13, 13 4 17, 17 दूनी 34 आ गया, 34 प्लस 2x इज इक्वल टू 36, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो कितना है, वो है 1 मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे 1 मेटल मेटल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एप्लीकेशन देखते हुए कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है मान लो कोई, है ना, ठीक है, इरिडियम वाला अभी हमने कॉम्प्लेक्स देखा था, है ना, ईएन को फॉलो कर रहा है, को रहे इरादे, है ना, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को भी फॉलो कर रहा है। हम सिंपली 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल से ही निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो ये हो गया, हो रहे इरादे हो गया, है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 9 गुणा 4 9 चौक 36 प्लस 12 का 24 हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। एक मेटल कितने, एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यह x होगा टोटल नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। तो 9 चौक 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना, और 72 तो 36 और 24 कितना हो गया 60 हो गया, और 72 में से 60 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 6 मेटल मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 मेटल मेटल बॉन्ड है इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये अगर EN फॉलो करता है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड क्या होगा, जैसे ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और है ना कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, मन टेक रहे है ना, 7 7 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है ना एक कार्बोनाइल देता है, x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बोनाइल हो जाएगा, और है ना EN को फॉलो कर रहा है, मतलब एक तरीके से 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को ही फॉलो कर रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब इसे है ना 18 हो जाएगा, ठीक है, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस, ये 8 माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा HMnCO5, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ये FeCN6 है, इस पे ये चार्ज कैलकुलेट करना है, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है तो 8 तो इसके वैलेंस शेल में हो गए, प्लस है ना 6 इन्होंने 6 साइनाइड ने दिए, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस, थोड़ा इसमें टेक्निकल इशू ज्यादा ही चल रहा है, तो 18 माइनस है ना 14 होएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ना, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने ऐड का निशान लगाया है, तो मतलब ये जो चार्ज है वो किसमें है माइनस में है, तो ये कॉम्प्लेक्स का क्या टेक्निकल इशू बहुत ज्यादा है इस क्लास में।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा FeCN6 और ये -4 ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस x लेके चलते हैं हम इसे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं इसी क्लास में। ये कॉम्प्लेक्स है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें जो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है ना, उसको देखना है कि कौन सी है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है 18 इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज कौन सी होएगी। थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है मेरे, आई हैव टू स्टॉप दिस क्लास। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू है, बार बार क्लास पोज हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।